हाय एवरीवन, माय नेम इज अजय और आज हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स के ऊपर। तो चलिए, काइनेमेटिक्स को जानने से पहले हम जानते हैं कि मैकेनिक्स होता क्या है। मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन, यानी कि अगर किसी भी मोशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वो मैकेनिक्स के अंडर आता है। अब मैकेनिक्स के होते हैं दो ब्रांच। पहला ब्रांच को नाम देते हैं काइनेमेटिक्स और दूसरे ब्रांच को नाम देते हैं डायनामिक्स। तो पहले ब्रांच जो काइनेमिक्स होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज, यानी कि हमें कारण को पढ़ना नहीं है इसमें, यानी कि किस लिए मोशन हो रहा है उसको किसकी वजह से हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसको हमें पढ़ना नहीं है काइनेमेटिक्स के अंदर। हमें बस मोशन का स्टडी करना है। और जो डायनामिक्स होता है वो होता है स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। इसमें आपको मोशन का जो कॉज होता है उसके बारे में पढ़ना रहता है। अब जो काइनेमेटिक्स के हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दो ब्रांच पढ़ेंगे। सबसे पहला ब्रांच क्या है काइनेमेटिक्स का, यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो होगा 1D मोशन, और जो दूसरा ब्रांच होगा वो होगा 2D मोशन, जिसको हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं और इसको मोशन इन ए प्लेन भी कहते हैं। मोशन इन ए प्लेन यानी कि ये जो मोशन है ये विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन आपका जो बॉडी है वो कवर करेगा कुछ भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और इसमें जो बॉडी है वो कुछ भी ऐसे डिस्टेंस कवर कर सकता है एक प्लेन के अंदर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम लोग आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि गोवा किधर है। जैसे कि आप सब अलग अलग जगह से ये वीडियो देख रहे होंगे तो सबके लिए अलग अलग डिस्टेंस होगा। जैसे कि कोई दिल्ली से देख रहा होगा तो उसके लिए कुछ 1200 किलोमीटर मान लो, कोई मुंबई से देख रहा होगा तो उसके लिए कुछ 600 किलोमीटर मान लो, कोई नागपुर से देख रहा होगा तो उसके लिए 750 किलोमीटर मान लो। तो ऐसे अलग अलग डायरेक्शन से अगर देखा जाए तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ये जो इसका जो वैल्यू आने वाला है, यानी कि इसका कोई डिस्टेंस का कोई पता नहीं होने वाला है। तो इस जो प्रॉब्लम है कि अलग अलग आ रहा है, इसकी वजह से हमें एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि किसी भी चीज को हमें वहां से ऑब्जर्व करना होता है। अब हमने क्या किया, जो गोवा को मेजर करने का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ले लिया नागपुर, यानी कि अगर कोई भी इसका डिस्टेंस मेजर करेगा वो नागपुर जाके ही मेजर करेगा। यानी कि मैं आपको पूछूंगा कि गोवा का डिस्टेंस क्या है तो आप नागपुर जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे गोवा का डिस्टेंस क्या होता है। तो वहां से आप जैसे ही देखेंगे गोवा का डिस्टेंस आपको 750 किलोमीटर लगेगा। आपके दोस्त को मैं पूछूंगा जो दिल्ली से है उसको भी पूछूंगा, वो भी पहले नागपुर जाएगा और वहां से देखेगा कि गोवा कितना दूर है तो उसको लगेगा 750, यानी सबके लिए 750 किलोमीटर। अब ये फिक्स हो गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है जहां से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, यानी कि, और इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ए प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन। अब आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, जहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अलग अलग के लिए अलग अलग आ रहा था, इसलिए हमको इसको एक फिक्स पॉइंट से हमको देखना पड़ रहा था, इसलिए हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज में लिया। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मैं आपको बोलूं कि नागपुर से ये है तो आपको जाके वहां चेक करना पड़ेगा, यानी कि आप एक ऑब्जर्वर हो। यानी कि ऑब्जर्वर कौन होता है, ऑब्जर्वर कौन होता है, ऑब्जर्वर वो होता है जो ऑब्जर्व करता है, यानी कि अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गोवा कितना दूर है तो आप एक ऑब्जर्वर हैं। और ऑब्जर्वर जो होता है वो हमेशा रेस्ट पे होता है। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट और एज्यूम टू बी रेस्ट। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये एक ट्रेन का ट्रैक है, ये एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे एक बंदा खड़ा है, इसका नाम कुछ भी है। ये एक ट्रेन के अंदर एक और एक बंदा खड़ा है और इसके अंदर तीसरा बंदा खड़ा है। तो अब देख पा रहे हैं कि ये ट्रेन जो है वो v 20 किलोमीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है और ये भी ट्रेन वही सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब क्या हो रहा है, इन दोनों का विंडो जो है वो सामने सामने है। तो जब ये व्यक्ति इस व्यक्ति को देखेगा तो इसको लगा कि ये ट्रेन तो मूव ही नहीं कर रही, यानी कि ऐसे बात हो गई। अब ये दो हैं ट्रेन, अब ये ट्रेन ऐसे जा रही है, यानी कि इसमें जो खड़ा है और इसमें जो है उन दोनों को पता ही नहीं चला कि ट्रेन मूव कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उन दोनों को तो सब चीजें स्टैटिक दिख रही है। जो सामने वाला है वो भी स्टैटिक दिख रहा है और जो ये इसको देख रहा है ये भी स्टैटिक दिख रहा है। यानी कि ऑब्जर्वर 2 के लिए ऑब्जर्वर 3 रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर 3 के लिए ऑब्जर्वर 2 रेस्ट पे है। यानी कि अगर ऑब्जर्वर हमने इस ट्रेन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया तो इसमें से ये क्या है, ये आपको रेस्ट पे दिखेगा और ये आदमी जब इस तरफ देखेगा
तो ये पीछे जाते हुए देखेगा इसको। जब ये आगे जाती है अपने आप को अगर रेस्ट मान लेगा, यानी कि ये आगे जाते हुए अपने आप को नहीं सोचेगा, तो ये अपने आप को रुका हुआ सोचेगा। तो जो ये वाला है ये पीछे जाने लगेगा, उसको ऐसे फीलिंग आएगी। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऑब्जर्वर को रेस्ट पे मानते हैं। यानी कि ये जो स्पीड है इसको हम लोग 0 कर देंगे, तो हमें ये स्पीड को इसको देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये हमको 20 किलोमीटर पीछे जाने लगेगा। सेम चीज अगर ये भी देखेगा तो इसको भी सेम ये जाने लगेंगे। अब ये दोनों रेस्ट पे हैं, लेकिन ये दोनों क्या रेस्ट पे दिख रहे हैं, इसको रेस्ट पे दिख रहे हैं नहीं, इसको रेस्ट पे नहीं, इसको मोशन पे दिख रहे हैं। ये ट्रेन भी जा रही है इसके लिए और ये ट्रेन भी इसके लिए जा रही है। यानी कि ये एक के लिए जो मोशन में दिख रहा है वो दूसरे के लिए रेस्ट में दिख सकता है। अब रेस्ट और मोशन का मतलब क्या होता है, अगर पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो वो होता है रेस्ट, और पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो होता है रेस्ट, और पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग मोशन। यानी कि इसके हिसाब से इसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन इसका पोजीशन इसके हिसाब से चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसके हिसाब से चेंज हो रहा है। तो इसके लिए ये रेस्ट पे है और इसके लिए ये मोशन पे है। सेम चीज यहाँ पे भी लागू होता है, इसके लिए ये रेस्ट पे है लेकिन ये मोशन में है। तो हम यहाँ से एक चीज कंक्लूजन लिख सकते हैं नोट के टर्म्स पे। नोट लिख लीजिए आप लोग। नोट क्या लिखेंगे हम लोग, दैट इज इन यूनिवर्स नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और इन मोशन। यानी कोई भी चीज एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है या फिर एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं, यानी कि किसी के लिए वो चीज रेस्ट पे है तो किसी के लिए वो चीज मोशन पे लग सकती है। जैसे कि हम एक चीज देखते हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, हम दोनों अगर खड़े होंगे तो हम दोनों को हम लगेगा कि हम दोनों रेस्ट पे हैं। लेकिन कोई अगर पृथ्वी से बाहर हम लोग को देख रहा है तो पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, तो उसके लिए लगेगा हम लोग ऐसे घूम रहे हैं। तो किसी के लिए एक चीज रेस्ट पे लग सकती है तो किसी के लिए एक चीज मोशन पे लग सकती है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं, जो बात आपने कवर किया है वो होता है, लेकिन डिस्टेंस का मतलब होता है आपने कितना कवर किया, यानी कि आप कितना चले, और ये इसका मतलब होता है कितना और किधर, आपने किधर गए, कितना और आप किधर गए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कितना और किधर, और डिस्टेंस का मतलब होता है कितना। यानी कि इसके पास डायरेक्शन है तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके पास डायरेक्शन नहीं है तो इसको हम लोग कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअल में डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल। अब इसका मतलब हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए ये दिल्ली है, ये कोटा है और ये जयपुर है। अब जो यहाँ से अगर आप यहाँ से जाएंगे ऐसे तो आपको ये कुछ 350 किलोमीटर पड़ेगा, और यहाँ से ये कुछ 350 किलोमीटर मान के चलिए। और अगर आप सीधा जाते हैं विदाउट गोइंग टू जयपुर, ये आपको 600 किलोमीटर का पड़ता है। तो आपने क्या किया, आप जब पहली बार यहाँ से गए तो आप यहाँ से 350 किलोमीटर ट्रेवल किए और 350 किलोमीटर ट्रेवल किए, यानी कि आपने कितना का ट्रेवल किया, आपने ट्रेवल किया 350 प्लस 350 700 किलोमीटर, यानी कि आपने कितना एक्चुअल पार्ट ट्रेवल किया 700 किलोमीटर। तो आपका डिस्टेंस बन जाता है 700 किलोमीटर। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, ये होता है डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि आपने कहाँ से गए वो उसकी फर्क नहीं पड़ती, इसमें आप कहाँ पे पहुंचे उसकी फर्क पड़ती है। जैसे कि आप कोटा से दिल्ली गए और एक स्ट्रेट लाइन हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया तो इसको 600 किलोमीटर पड़ता है, तो आप 700 किलोमीटर से होके गए या फिर आप नागपुर से होकर 1200 किलोमीटर कवर किया, इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। आप कोटा में थे, आप दिल्ली पहुंचे, यानी कि आपको 600 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से आपने कितना डिस्प्लेस किए, आपने 600 किलोमीटर डिस्प्लेस किया। तो आपको डिस्प्लेसमेंट सिंपली क्या करना है, दो पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर देना है और फाइनल माइनस इनिशियल करना है आपको। डिस्टेंस में क्या होता है, आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए कि आप कहाँ से गए। आप अगर ऐसे गए तो आपको ऐसे जाना पता रहना चाहिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट, या फिर आप ऐसे भी जा सकते हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट। तो इसमें से एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, डिस्टेंस कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ से अगर हम लोग ऐसे गए तो कुछ अलग डिस्टेंस हमने कवर किया, ऐसे गए तो कुछ अलग डिस्टेंस कवर किया। अगर हम ऐसे जाते यहाँ पे इस पॉइंट पे तो कुछ अलग डिस्टेंस कवर करते। तो जो डिस्टेंस है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने से अलग अलग कवर होता है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात आती है और दो पॉइंट ऐसे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे दो पॉइंट के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, अगर आप ऐसे करके भी जाते, आप ऐसे करके भी जाते, या फिर आप ऐसे करके भी जाते, आप किसी भी वे पे चले जाइए, आपको फाइनल माइनस इनिशियली करना है जिसका वैल्यू फिक्स है, यानी कि आप x मान लेते हैं तो x ही आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज फिक्स, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट इज फिक्स्ड।
यानी कि 2 पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स्ड रहेगा, डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। डिस्टेंस में चेंज आएगा क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में जाने से आप लोग डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब चौथा पॉइंट जो है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम के साथ ये बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं। जैसे कि आपने यहाँ से एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये सेम एग्जाम्पल को हम लोग लेंगे और एक सिटी हम लोग ऐड कर देते हैं इस पे। यहाँ पे हमने उदयपुर ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, आप यहाँ 350 किलोमीटर ट्रैवल किए, फिर आपने ट्रैवल किया 350 किलोमीटर और फिर आपने ट्रैवल किया 200 किलोमीटर। एक्चुअल में आप अगर दिल्ली जाते तो ये 600 किलोमीटर हो जाता, लेकिन आप यहाँ जाएंगे तो ये 400 किलोमीटर के लगभग हो रहा है। ऐसे आप मान सकते हैं। इसको आप 400 ना लिखे 350, इसको आप 450 लिख लीजिए, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है यहाँ से। तो जैसे कि अब टाइम के साथ आप क्या कर रहे हैं, पहले तो आपने 6 बजे निकले, आप यहाँ से जयपुर गए, फिर दिल्ली गए, फिर दिल्ली से आप उदयपुर गए, तो आपका जो डिस्टेंस है वो हमेशा ऐड होता जाएगा, यानी कि 350 प्लस 350 प्लस यहाँ से 200। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप दिल्ली जाते तो वो 600 होता, यानी कि अगर आप दिल्ली जाते तो वो 600 होता, दिल्ली जाते तो आप इसको आप 600 किलोमीटर लिख सकते थे। लेकिन आप उदयपुर गए हैं तो यहाँ से क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 450 किलोमीटर का आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यानी कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आपको कितना मिलेगा, 450 किलोमीटर। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो घट सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमेशा टाइम के साथ बढ़ता रहता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज विथ टाइम, यानी कि इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है ये टाइम के साथ। जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि आपने जो एक्चुअल पर ट्रेवल किया है वो हमेशा पॉजिटिव हो सकता है। आप उसके बारे में सोचिए, अगर आपने यहाँ से गोवा गए तो आप गए हैं गोवा, उसके बाद आप अगर फिर से भी आते हैं तो आप गोवा से 600, यहाँ से 600 किलोमीटर आपने गए, फिर गोवा से 600 किलोमीटर आपने 1200 किलोमीटर ट्रैवल किया, यानी कि डिस्टेंस अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ से गोवा गए, फिर गोवा से आप यहाँ पे आए, यानी कि आपका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक ही पॉइंट है, यानी कि आप जब फाइनल से इनिशियल आप माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 हो सकता है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में रहता है। वो 0 होगा कब, जब आप रेस्ट पे रहेंगे, यानी कोई पथ ट्रैवल नहीं करेंगे। तो हम इसको एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पथ ट्रैवल, और डिस्प्लेसमेंट होता है डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बीच में फिक्स्ड होता है। डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज और इंक्रीज विद टाइम। और जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। ये तो होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात। अब डिस्प्लेसमेंट को हम एक पोजीशन फैक्टर के रूप में कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं, इससे हम लोग का क्वेश्चन बहुत बनेगा। चलिए 2 पॉइंट मानते हैं। सबसे पहला ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। अब इसका पोजीशन वेक्टर का नाम है RA और इसका पोजीशन वेक्टर का नाम है RB। तो हम लोग यहाँ से RA और RB लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे RA RB? RA वेक्टर इज इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, यानी कि यहाँ से हम लोग x1, y1 और z1 लिख लिए। अब वैसे RB वेक्टर लिख सकते हैं यहाँ से x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो ये हो गया। अब हमको इस पॉइंट 2 पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं ऐसे। हमको निकालना है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब हमने एक पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, क्या होता है जब 2 वेक्टर एक डायरेक्शन में हो और तीसरा वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, हम क्या करेंगे, जो तीसरा वेक्टर होगा वो इन दोनों का सम होगा। यानी कि जो ये वेक्टर है इसको हम लोग ओबी वेक्टर नाम देते हैं। जो ओबी वेक्टर है वो क्या है, अपोजिट में है, यानी कि इन दोनों का वो रिजल्टेंट है, यानी कि OA प्लस AB इज इक्वल्स टू OB। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, OB वेक्टर इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है तो हमें वेक्टर इसको निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे AB वेक्टर इज इक्वल्स टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए ये जो ए वेक्टर है ये आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में। आप कोई भी और डायरेक्शन ले लेंगे तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस ही मिलेगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होता है जो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है। अब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू OB जो होता है
उसका नाम है आरबी वेक्टर हमने दिया है, और जो इसका नाम दिया है आर ए, यानी कि आरबी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप। इसको और एक बार अच्छे से लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो यहाँ से क्या हुआ, जो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकाला। तो ये होता है एक तरीका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हम लोग इस टॉपिक के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे, यानी कि इस टॉपिक्स में और कोई डाउट हम लोग रखेंगे नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन गोज अलोंग एक्स एक्सिस अप टू पॉइंट 20 मीटर, 0 एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20, 0। फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले कहाँ पे था पार्टिकल, ओ पे था, फिर वो चला गया एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ले लिया, फिर वो चला गया यहाँ से एक्स एक्सिस की और कितना दूर 20 मीटर चला गया। वाई में 0 गया है, वो वाई में मतलब ऊपर वो गया ही नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन बस गया है। फिर उसने क्या किया, वो वहां से 20 तो यहाँ तक रिटर्न किया, फिर वो -20 तक चला, यानी कि यहाँ से वो इस तरफ तक आया -20 मीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वो पहले लिखेंगे इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया। पहले इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले वो 20 मीटर ट्रेवल किया 0 से ये बी तक जाने के लिए, फिर ये सी पॉइंट है, फिर इसने बी से ओ तक आया, यानी कि फिर इसने कितना मीटर आया, ये यहाँ से 20 मीटर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से ये 20 मीटर आया, फिर यहाँ से ये जो है ये फिर से 20 मीटर इधर चला, यानी कि 20 मीटर इधर चला, यानी कि टोटल ये 60 मीटर चला, यानी कि इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 60 मीटर है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे। हमें पता कहाँ गया वो पता हमें करने की जरूरत नहीं है जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालें, हमें बस ये पता करना है कि वो कहाँ पे है और कहाँ पे था। पहले वो 0 पे था, अब वो -20 पे है, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं -20 आई कैप -0 आई कैप, यानी कि एक्स डायरेक्शन में होते तो आई कैप लिखते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है -20 आई कैप, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमको क्या मिलता है -20 आई कैप, यानी कि आई कैप के डायरेक्शन में ये -20 के दूर गया है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये ट्रेवल किया है, जिसका डिस्प्लेसमेंट -20 आ रहा है। तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस मच एंड फाइनल पोजीशन इज दिस मच देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सबसे पहले आपको 2 पॉइंट दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ए पॉइंट जिसको नाम दिया गया है 2, 6, 9 और बी पॉइंट दिया गया है 8, -2, 19। आप अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने जाए तो इसको ऐसे कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये मैग्नीट्यूड निकलेगा ए बी वेक्टर के बीच में डिस्टेंस, और अगर ए बी वेक्टर निकालना हो वो कैसे निकालेंगे वो भी बता देंगे। सबसे पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। x2 - x1 क्या होता है, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 19 - 9 का होल स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा 6 का स्क्वायर होता है 36, इसका होता है 64, इसका होता है 100। यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, 7200 ये हो गया। तो यहाँ से आप लोग 10√2 लिख सकते हैं। ये हो गया ए बी का जो है ये मैग्नीट्यूड। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में निकालना हो तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आर ए वेक्टर, सॉरी आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। अब आर बी वेक्टर क्या बनेगा, 8 आई कैप -2 जे कैप प्लस 19 के कैप, यानी कि 8 आई कैप -2 जे कैप प्लस 19 के कैप। और आर ए वेक्टर क्या बनेगा, 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 9 के कैप। इसको अगर माइनस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आई कैप -6 जे कैप -9 के कैप। यहाँ से क्या मिलेगा, 8 - 2, यहाँ से आपको मिलेगा 6 आई कैप -8 जे कैप प्लस 10 के कैप। अगर यहाँ से मॉड निकालना चाहें आप तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ए बी वेक्टर का मॉड 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट अंडर, यानी कि 36 प्लस 64 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 200। और यहाँ से भी आपको सेम चीज 10√2 मिलेगा। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये हो गया और एक टाइप का क्वेश्चन। फिर चलते हैं यहाँ पे और एक टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, पहले ये बॉडी जो है O से A गया, फिर A से B गया, B से C गया, C से D गया, यानी कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पहले वो निकाल लेते हैं। इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो होता है 8 + 4 + 4 + 1, यानी कि पहले इसने 8 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर। अब डिस्टेंस की बात आती है
तो वो तो हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्टेंस इसमें कितना आया 5 + 8 13 सॉरी 4 4 8 16 16 17 इसने चला 17 किलोमीटर ये चला। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में हमको डिस्टेंस चाहिए, यानी कि इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें जो है ये इसको एक हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं ऐसे। अब जब ट्रायंगल फॉर्म किए, अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर है, यानी कि ये टोटल 8 है और ये 4 है, तो ये भी कितना हो गया, आपको यहाँ से 4 मिल गया। और ये टोटल आपको 4 दिख रहा है और ये अगर 1 किलोमीटर तो ये 3 किलोमीटर है, तो यहाँ से आप कितना निकाल लिए, ये 4 किलोमीटर निकल गया और ये 3 किलोमीटर निकल गया। तो आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से। ओडी स्क्वायर यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ओडी। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, ओडी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ, इसको नाम दे देते हैं एक्स दे देते हैं, ओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या नाम देंगे, एक्स डी स्क्वायर, क्योंकि एक्स डी ये रहा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 + 9, ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो ओ डी इक्वल्स टू 5। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इसका निकल के आता है वो होता है 5 किलोमीटर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऐसे निकालना रहता है। ये फिर और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। यहाँ पे क्या बोला गया, ए से डी एक ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है। हमें अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए से डी तक हम लोग ज्वाइन करेंगे। अब हम निकालेंगे ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, तो कैसे निकालेंगे वो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे कैसे बनाएंगे ट्रायंगल, इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं और इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। हमें अगर ये डिस्टेंस पता हो, और ये डिस्टेंस पता हो, तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर करके। सबसे पहले हमें इतना दिया गया है 5 किलोमीटर, और जो ये है ये 3 किलोमीटर यहाँ पे दिया गया है। तो 5 + 3 कितना होता है, ये टोटल 8 किलोमीटर, और ये ऑलरेडी 6 किलोमीटर गिवन है। कैसे गिवन है, ये यहाँ पे गिवन है 6 किलोमीटर। हमें 2 साइड मिल गए। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग उसका नाम ओ दे देते हैं, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, यानी कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि 64 + 36 ए डी स्क्वायर। तो ए डी इक्वल्स टू 100, तो ये हो गया रूट अंडर, यानी कि ए डी इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से हमको डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, हमको मिला 10 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को 10 मीटर यहाँ पे मिला। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ऐसे निकालते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन ए सर्कुलर आइस ग्राउंड, एक आइस ग्राउंड है जो सर्कुलर है, ऑफ रेडियस 200 मीटर, यानी कि इसका जो रेडियस है वो कुछ 200 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट P, चलो 200 मीटर स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द एज ऑफ ग्राउंड एंड रीच ए पॉइंट Q, यानी कि P से स्टार्ट किए और Q की तरफ चले गए, डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू P, फॉलोइंग डिफरेंट पाथ एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द, ए डायमीटर है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच, यानी कि फॉर व्हिच गर्ल दिस इक्वल्स टू एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्टेप, यानी कि आपको निकालना है ऐसा कौन यहाँ पे ट्रेवल किया है जिसका एक्चुअल लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम है। सबसे पहले अगर हम इसका निकालने जाएं तो इसका डिस्टेंस कुछ अलग आएगा और डिस्प्लेसमेंट ए बन रहा है, तो जो ए का है वो तो कट गया, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। फिर आते हैं सी का, इसका भी डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल्स टू मतलब डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस। अब ये जो है इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो पी क्यू किया है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी पी क्यू ही है, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन भी इक्वल है जितना इसने ट्रेवल किया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पी क्यू वाला है, ये 400 मीटर जो है, क्योंकि 200 मीटर का रेडियस है तो डायमीटर हो जाएगा 400 मीटर। ये जो 400 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया भाई उसका डिस्टेंस के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग और एक नोट्स भी लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट छोटा ही होगा डिस्टेंस से। कैसे, जैसे कि आपने ऐसे यहाँ से ट्रेवल किया कुछ ऐसे, तो यहाँ से ये पॉइंट जब निकालेंगे तो जो ये पॉइंट ये डायरेक्शन निकलेगा वो कुछ छोटा निकलेगा, क्योंकि इसने कुछ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है ऐसे। अगर आप सेम चीज़ अगर सेम इसी पाथ पे ये डिस्टेंस भी आपने ट्रेवल किया और डिस्टेंस भी, तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपने डिस्प्लेसमेंट बड़ा ट्रेवल कर दिया और डिस्टेंस छोटा हुआ, तो हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से और इक्वल्स टू भी हो सकता है ऐसी केसेस में। तो ये एक आपने नोट्स बना के लिख लेना है इसको, नोट। फिर चलते हैं नेक्स्ट हम लोग डायरेक्शन साइन पे, डायरेक्शन सेंस पे। अब डायरेक्शन सेंस क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आपको पता ही होगा, जो इसको हम लोग नॉर्थ मानते हैं, इसको हम लोग साउथ, इसको हम लोग ईस्ट और इसको हम लोग वेस्ट।
तो जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है उसको हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं, जो साउथ होता है उसको हम लोग माइनस जे कैप से डिनोट करते हैं, जो ईस्ट होता है उसको आई कैप से और जो वेस्ट होता है उसको माइनस आई कैप से। अब अगर हम इन दोनों के बीच में कुछ रिजल्टेंट निकालें, यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, चलिए मान लेते हैं एक आई कैप और एक जे कैप, दोनों यूनिट वेक्टर हैं और दोनों के बीच में अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री पे आएगा। तो क्या आएगा दोनों के बीच में, नॉर्थ ईस्ट हम लोग बोलते हैं उसे, जो रिजल्टेंट आता है उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। और जो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आएगा 1/√2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप। सेम चीज अगर नॉर्थ वेस्ट में चले गए हम लोग तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ये माइनस आई कैप है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1/√2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप। सेम चीज यहाँ पे आप करेंगे जब साउथ वेस्ट की बात करेंगे, यहाँ पे दो माइनस है यानी कि माइनस आई कैप भी है और माइनस जे कैप भी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम साउथ ईस्ट देते हैं और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 आई कैप माइनस जे कैप, क्योंकि यहाँ पे जे कैप माइनस है और आई कैप पॉजिटिव है, ये आई कैप पॉजिटिव है और जे कैप नेगेटिव है। तो अब आया कैसे, ये आपको पता है दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, जब दोनों 90 डिग्री पे हों। ये दोनों 90 डिग्री पे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा यहाँ पे √2 निकलेगा। अब जब यूनिट वेक्टर की बात आती है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड करेंगे, यानी कि √2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम लोग जब √2 से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट वेक्टर आएगा। और हमने यूनिट वेक्टर क्यों निकाला, क्योंकि इस वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब किसी को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देना हो, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और जो इसका डायरेक्शन होता है वो स्पेसिफाई होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाले नॉर्थ ईस्ट का वैल्यू ये। सेम चीज वही मेथड हम लोग अप्लाई करके यहाँ पे निकाले नॉर्थ वेस्ट का। आपको सिंपली याद कैसे रखना है, इस क्वाड्रेंट पे जे कैप इज पॉजिटिव एंड आई कैप इज नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आई कैप प्लस जे कैप। इस क्वाड्रेंट पे दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव तो दोनों यहाँ पे नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, और 1/√2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसको हमने यूनिट वेक्टर बनाया है। ये होता है डायरेक्शन सेंस। और जैसे कि आप इनटू द प्लेन यानी कि प्लेन के अंदर जाएंगे तो उसको आप लोग माइनस के कैप से डिनोट करेंगे, अगर इनटू द प्लेन है तो माइनस के कैप, और आउटसाइड द प्लेन है तो आप इनटू द प्लेन है तो इसको आप लोग माइनस के कैप से डिनोट करेंगे। मैंने बोला माइनस के कैप लेकिन लिखा के कैप, माइनस के कैप। और आउट ऑफ द प्लेन होगा तो उसको आप लोग के कैप से डिनोट करेंगे। तो हमने डायरेक्शन सेंस पढ़ लिया। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ए मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ देन 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट देन इट डिस्प्लेसमेंट इज। सबसे पहले आप इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट इज 10 टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि जे कैप, और 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट यानी कि आई कैप। अब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो है हम लोग अगर मॉड निकालें तो 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का रूट अंडर, यानी कि 100 प्लस 400 यानी कि 500। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 100, तो 100 का रूट बाहर आके 10 बनेगा और √5 अंदर रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या आता है, डिस्टेंस ये आता है। अगर वेक्टर के फॉर्म में पूछे तो ये तो बोलना, और मैग्नीट्यूड होगा तो 10√5। ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन वॉक्स 30 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की ओर गया, देन 20 मीटर्स टुवर्ड ईस्ट एंड इन द लास्ट 30 मीटर्स टुवर्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो सबसे पहले मैन कहाँ गया, 30 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ यानी कि जे कैप प्लस 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट यानी कि आई कैप। फिर ये कितना चला 30√2, ये चला साउथ वेस्ट की ओर, यानी कि इस तरफ इस डायरेक्शन पे गया। हमें पता है साउथ वेस्ट को कैसे लिखते हैं हम लोग, 1/√2 माइनस आई कैप माइनस जे कैप से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो √2 से √2 कटेगा, फिर कौन सा वेक्टर बनेगा, ये 30 जे कैप यहाँ पे है, ये 20 आई कैप, और यहाँ पे क्या बनेगा -30 आई कैप -30 जे कैप, क्योंकि इसके साथ ये 30 मल्टीप्लाई होगा, पहले इसके साथ पहले उसके बाद। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू, पहले तो 30 जे कैप से 30 जे कैप कटेगा और यहाँ से बचेगा तो -10 आई कैप, यानी कि इसका जो फाइनल मूवमेंट है वो एक्स एक्सिस के और -5 हुआ। यानी कि पहले ये नॉर्थ गया, फिर ये ईस्ट गया, और फिर इसने क्या किया, फिर इसने साउथ वेस्ट इसने इतना आया। तो इसकी वजह से इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट हुआ, यानी कि इसने ऐसा कुछ मूवमेंट किया, जिसकी वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है फाइनल से इनिशियल इसका कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए मंकी वॉक्स 30 मीटर नॉर्थ देन टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर एंड आफ्टर दैट ही क्लाइंब ए ट्री ऑफ हाइट ऑफ 50 मीटर। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहले मंकी था जो कि नॉर्थ की ओर 30 मीटर गया, फिर उसने राइट लिया यहाँ से, और फिर उसने कितना चला 40 मीटर उसने चला, फिर वो क्या किया ऊपर ऐसे क्लाइंब हो गया 50 मीटर हाइट के ऊपर। तो पहले नॉर्थ गया यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 30 जे कैप, और राइट यानी कि ईस्ट की तरफ गया, यानी कि इसको हम लोग 40
आई कैप भी लिख सकते हैं। और ये जब ऊपर चढ़ा यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में चला, अपवर्ड में हम लोग क्या डिनोट करते हैं, के कैप से डिनोट करते हैं, यानी कि 50 के कैप। तो हमें कंप्लीट वेक्टर यहाँ से मिल गया। अब चलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सर्कुलर पाथ में कैसे हम लोग कवर करें। ये एक्चुअली में मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग एक साथ साथों साथ खत्म कर लेते हैं। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे बहुत सारे मॉड्यूल आपके, अगर आपके पास कोई मॉड्यूल है या फिर एमटीजी आप फॉलो करते हैं तो वहां से आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक सर्कल मानते हैं जहां से O है और ये A है और ये B है। अब क्या होगा, जो ये है इसको हम आर्क कहते हैं, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि इसको हम लोग आर्क कहते हैं। छोटे आर्क का क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू, हमें पता होता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि इसको हम लोग अगर रेडियस माने तो यहाँ से हम लोग आर्क निकाल सकते हैं आर थीटा। तो हमको यहाँ से आर्क क्या मिला, आर थीटा। और जैसे कि हम आर्क जो होता है वो एक्चुअल पाथ ट्रेवल होता है, यानी कि यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट यहाँ तक मूव कर रहा है तो उसने एक्चुअल कुछ पाथ ट्रेवल क्या होगा, अगर वो यहाँ से यहाँ तक मूव करता है तो वो भी एक्चुअल पाथ ट्रेवल होता है, यानी कि आर्क जो होता है वो एक्चुअल पाथ ट्रेवल होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्क को एक्चुअल पाथ ट्रेवल। तो यहाँ से हमें इसका ये मतलब मिलता है कि ये एक डिस्टेंस भी इसको हम लोग कह सकते हैं। हम अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने जाए तो छोटे जो एंगल होते हैं, छोटे एंगल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो आर्क के बराबर होते हैं, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे हम लोग बनेगा वो कुछ आर्क के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर स्मॉल एंगल हम लोग लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल एंगल, एक स्मॉल एंगल के लिए याद रखिए, बड़े एंगल जब निकालने जाएंगे तो तब कुछ अलग निकलेगा। फॉर स्मॉल एंगल आर्क इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। तो यहाँ से हमको डिस्टेंस निकालना हो या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, हमने क्या फॉर्मूला यूज करना है, आर थीटा यूज करना है। लेकिन जब बड़े एंगल की बात आती है तब कुछ बात अलग होती है। तब क्या होगा, अब ये O है, ये A है और ये B है और ये R है और ये भी R है। तो यहाँ से क्या होगा, जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी, पहले तो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। A से B ऑब्जेक्ट किया यानी कि कुछ आर्क लेंथ इसने कवर किया, तो यहाँ पे भी R की जो इक्वल्स टू आर थीटा, यहाँ पे भी आपको आर थीटा करना पड़ेगा। लेकिन जब डिस्टेंस की बात आएगी, जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी, तब आपको यहाँ से एक फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि कुछ ऐसा बनेगा। एक मिनट, इसको स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ये कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आपको मिलता है यहाँ से। सेम चीज हम यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ कर रहे थे तो वो आर्क के बराबर हो रहा था, इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस लिखा। यहाँ पे लेकिन क्या है, आर्क लेंथ के बराबर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी कि अगर ये डिस्टेंस है तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अब हमको इसको निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख के चलते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं। तो ये हो गया आपका सर्कल। अब इसको हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो आपको तो आर्क यहाँ से मिल गया कि आर थीटा होता है। अब हमको निकालना है ये ए बी डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे। अगर ये एंगल थीटा है टोटल, तो ये जो छोटा एंगल होगा ये थीटा बाय 2 होगा। अब अगर हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालने जाएं, साइन थीटा बाय 2, तो वो क्या होगा, साइन थीटा बाय 2 मतलब परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस मान लेंगे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आएगा, ये हम अगर हमें इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि इसको हम लोग एक नाम देते हैं, इसको एक नाम डी देते हैं। तो ए डी बाय आपको हाइपोटेनस क्या है, आर। तो यहाँ से ए डी का जो वैल्यू है वो क्या मिलता है आपको, आर साइन थीटा बाय 2, यानी कि आपको ये वैल्यू मिल गया। अब आपको ये वैल्यू चाहिए, तब जाके आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस आपको मिलेगा। तो आप इस ट्रायंगल पे देखेंगे तो इस ट्रायंगल पे सेम चीज क्या होता है, ये भी थीटा बाय 2 ही है। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू बी डी बाय आर। यहाँ से आप लोग बी डी निकाल सकते हैं, आर साइन थीटा बाय 2। तो यहाँ से जब ए डी प्लस बी डी करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए बी, जिसका वैल्यू होता है 2 आर साइन थीटा बाय 2, क्योंकि आर साइन थीटा बाय 2 आर साइन थीटा बाय 2 ऐड होगा। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाले, जब बड़े एंगल की बात आती है तब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आर थीटा और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2r साइन थीटा बाय 2। अब इसको हम लोग प्रूव भी करते हैं। जब स्मॉल एंगल होता है, फॉर स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट अगर निकालने जाएं तो 2r साइन थीटा बाय 2। और हमें पता है जब छोटा एंगल होता है तो साइन जो होता है वो, अगर साइन थीटा होता है वो थीटा के बराबर होता है, यानी कि 2r साइन हट जाएगा और ये थीटा बाय 2 बचेगा। तो यहाँ से 2 कट के फिर से हमें आर थीटा मिलेगा, और आर थीटा किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। तो छोटे एंगल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होंगे, और बड़े एंगल की बात आएगी तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2r साइन थीटा बाय 2 एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आर थीटा।
आप बड़े एंगल के निकाल रहे हो या फिर छोटे एंगल के निकाल रहे हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो r थीटा होगा, बस डिस्प्लेसमेंट में फर्क आएगा, वो है बड़े एंगल के लिए 2r sin थीटा बाई 2 और छोटे एंगल के लिए r थीटा। यानी कि r थीटा है वो तीन जगह पे यूज होगा, एक बड़े एंगल के लिए डिस्टेंस, एक छोटे एंगल के लिए डिस्प्लेसमेंट और एक छोटे एंगल के लिए डिस्टेंस। जो बड़े एंगल के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा वो 2r sin थीटा बाई 2। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दिया गया है। आपको थीटा यहाँ पे दिया गया है 60 डिग्री और r दिया गया है 10। तो यहाँ से आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू r थीटा। और हमेशा याद रखिए जो थीटा होता है उसको आपको डिग्री पे नहीं रख के रेडियन पे रखना है। आप इसको अगर कन्वर्ट करेंगे रेडियन पे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पाई बाय 3 से। पाई बाय 3 रेडियन होता है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। r है 10 और ये है पाई बाय 3, तो इस यहाँ से आपको क्या मिला, 10 पाई बाय 3 मीटर आपको मिला आपका डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो आप क्या करेंगे, बड़ा एंगल है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, 2r sin थीटा बाय 2। यहाँ से 2r 2 इंटू 10 और sin थीटा बाय 2 यानी कि पाई बाय 3 बाय 2, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू 10 20 लिखेंगे इसको, 20 sin पाई बाय 6 और sin पाई बाय 6 का वैल्यू होता है हाफ। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 10। तो 10 मीटर होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होगा। और इसको ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि 10 मीटर ये कैसे हुआ, कैसे समझेंगे आप, जैसे कि ये दो साइड, ये 60 डिग्री है और ये r है और ये r है, यानी कि ये दो एंगल भी यहाँ पे थीटा और थीटा सेम होंगे, क्योंकि ये दो साइड सेम है तो ये दो एंगल सेम होंगे। यानी कि थीटा प्लस 60 इक्वल्स 180 लिख सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल्स टू 120, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री हमें मिला कि नहीं। अगर थीटा 60 डिग्री मिला तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि 60 60 60 और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर साइड सेम होता है, यानी कि ये r है तो ये r है तो ये भी r होगा, यानी कि ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। तो ऐसे भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो r का वैल्यू होगा वो 10 मीटर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट एंड ऑफ 3 मिनट। चलिए, एक एथलीट है जो कि क्या करता है, एक राउंड कवर करता है, एक राउंड के लिए वो टाइम लगाता है 40 सेकेंड। अब वो कितना राउंड कवर करता है पहले वो देख लेते हैं। पहले हमारे पास कितना टाइम है, टाइम इक्वल्स टू 3 मिनट, यानी कि 3 इंटू 60 करेंगे तो 3 6 180 सेकेंड इसके पास है। अब 180 सेकेंड में ये कितना राउंड कवर करेगा वो देखते हैं। अगर 40 सेकेंड में ये एक राउंड कवर करता है तो एक सेकेंड में ये 1/40 राउंड कंप्लीट करेगा, और 180 सेकेंड में ये 1/40 इंटू 180 राउंड कवर करेगा। यानी कि जब करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ आएगा 4.5, इसका वैल्यू कुछ 4.5 आएगा। यानी कि ये यहाँ से अगर शुरू होता है, अगर ये इस यहाँ से शुरू हुआ तो पहले ये इतना ट्रेवल करेगा, फिर ये फिर इतना ट्रेवल करेगा, फिर ये इतना ट्रेवल करेगा, फिर और एक राउंड ट्रेवल करेगा, और फिर ये ऐसे आके यहाँ पे रुक जाएगा। यानी कि इसका जो फाइनल पोजीशन है वो ये बनेगा, फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन। और अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक डायमीटर बनाते हैं, और यहाँ पे हमको क्या पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि हमको ये पूछा गया है डायरेक्टली। और ये डायमीटर है और ये इसका कुछ रेडियस r है तो डायमीटर 2r होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है 2r कंप्लीट करेगा कब तक, जब ये 3 मिनट हो जाएगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2r होगा। अब इस केस में आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे घटता है। देखिए यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, हर जगह पे बढ़ रहा है, यानी कि ऐसे डिस्प्लेसमेंट अगर फाइनल, और यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। जैसे आप यहाँ चले जाएंगे डिस्प्लेसमेंट फिर से घटने लगेगा, फिर से घटने लगेगा, फिर से घटने लगेगा, और यहाँ पे आके फिर से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, तो फिर यहाँ से इसको नेगेटिव में लेके जा रहा है और 0 अल्टीमेटली बना रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और 0 भी होता है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो सकता है टाइम के साथ, डिक्रीज भी हो सकता है टाइम के साथ, ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए व्हीकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू Q टू R टू S इन सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर। यानी कि एक व्हीकल है जो कि P से Q गया, Q से R गया, R से S गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल। अब देखिए ये आपको 90 डिग्री है तो ये आपको कितना होगा 270 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो PQRS है ये आर्क है, यानी कि ये आपका डिस्टेंस है। तो आप सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए। आर्क इज इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आर्क इक्वल्स टू r थीटा। तो यहाँ से आप r थीटा निकालेंगे। आपको r की वैल्यू पता है, r की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 8 किलोमीटर, और जो थीटा है वो 270 डिग्री है। तो इसको अगर आप रेडियन पे कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 636 इसको आप कैसे निकालेंगे 8 इंटू 27 इंटू π/18। यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं 4, ये 9 और ये 3। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं 12 पाई।
ये आपका आंसर निकल के आता है डिस्टेंस का। जब आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालने जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि आपको ये निकालना होगा। आपको यहाँ पे दिया गया है दो, एक ट्रायंगल दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप यहाँ से हाइपोटेनस डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से आप लोग डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस के जो होते हैं वैल्यू होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट अंडर होता है। तो यहाँ से आप लोग निकालेंगे तो 8 स्क्वायर इंटू 2 है, तो अगर 8 बाहर आएगा तो √2 अंदर रह जाएगा। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसके बाद और एक क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल गोज अलोंग ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फ्रॉम ए टू बी। ये ए से बी तक गया एज शोन इन फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अलोंग द पाथ ए बी एंड एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अलोंग द पाथ। सबसे पहले आपको एक यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। तो आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे आर थीटा की वजह से। आर थीटा क्या होता है, आर आपको पता होगा, यहाँ पे आर गिवन है 10 मीटर और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री, तो π/2 लिख सकते हैं आप। थीटा आपको π/2 पता ही होगा, यहाँ से आप 5π आपको आपका आर्क मिल गया। अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई, डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या निकालना पड़ेगा, 2r sin θ/2। तो यहाँ से आप 2 × 10 × sin π/2/2, यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 × 10 × sin π/4, यानी कि 2 × 10 × sin π/4 होता है 1/√2। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका वैल्यू 2 बनेगा। तो यहाँ से आप 10√2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये कटेगा टोटल और 10 और √2 बचेगा। तो 10√2 आपने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। अब आपको इसने पूछा है कि डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कौन सा, ये वाला। तो ये एंगल जो है ये कितना बनाता है वो हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे बना लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। अगर हमने यहाँ से ये एंगल निकाल लिया, हमें पता है ये 90 डिग्री है, हमने ये एंगल निकाल दिया तो हमें पता चल जाएगा कि ये वेक्टर कितना एंगल बनाता है। तो सबसे पहले इसमें को निकालने के लिए हमको इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। अब हमें ये पता है कि ये जो ट्रायंगल बनाता है इसका वैल्यू 10√2 है और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए 10 मीटर है। इसका वैल्यू 10 मीटर क्यों है, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम बना रहा है। आप अच्छे से देख लीजिए, आप एक पैरेललोग्राम बना रहा है तो ये 10 मीटर है तो ये 10 मीटर है, ये 10√2 है तो ये भी 10√2 है। तो यहाँ से आपको 10 मिल गया ये और ये 10√2 मिल गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं। थीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप निकालिए, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। तो sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि 10/10√2। यहाँ से आपको 1/√2 मिला। तो यहाँ से आप थीटा क्या मिला, आपको मिला 45 डिग्री, यानी कि 90 ये तो है और ये 45 है, यानी कि x एक्सिस के साथ ये कितना बनाएगा 90 + 45 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x = 135 डिग्री, सॉरी x का जो एंगल बनाएगा वो 135 डिग्री आप बनाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर बात। अब चलते हैं और एक क्वेश्चन, जो ये आप खुद से एक बार कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है और ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सही बात है, डिस्टेंस अलग है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर, ये एक कलर है और एक वेक्टर है, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। सही बात है, असर्शन इज ट्रू। फिर आते हैं रीजन पे। रीजन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम डायमेंशन। सेम बात है, डिस्प्लेसमेंट की भी लेंथ l है और डिस्टेंस की भी लेंथ l है, तो यहाँ से सेम डायमेंशन है, तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू। अब बात आती है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या। जैसे कि आपको पता होगा जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है और जो टॉर्क होता है वो r×f होता है। तो इन दोनों का जो डायमेंशन है वो सेम होता है, लेकिन क्या ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं है। तो यहाँ से एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि सेम डायमेंशन होने से सेम फिजिकल क्वांटिटी होने की जरूरत नहीं होती है। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन हो सकते हैं, यानी कि डायमेंशन कहीं भी एक्सप्लेन नहीं करता कि वो क्वांटिटी सिमिलर है या फिर डिसिमिलर है। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, assertion and region is true but region is not the correct explanation of assertion। इसी के साथ हम करते हैं ये लेक्चर की दी एंड, और मिलते हैं अगले लेक्चर पे, जहां हम लोग स्पीड और वेलोसिटी की बातें करेंगे और वहां पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।